Hey everybody, welcome to my YouTube channel. So today we will gonna start with lecture number 4 of breathing and exchange of gases chapter. So in previous lecture we done till the conducting zone and today we will gonna start with respiratory zone. Okay, तो एक बारी फटाफट से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर की, क्योंकि आज हमें एयर का पैसेज आगे करना है रेस्पिरेटरी जोन में। तो एक बारी कंडक्टिंग जोन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी एयर है वो एंटर करती है कंडक्टिंग जोन में नोस्ट्रिल में। नोस्ट्रिल के बाद वो कहाँ जाती है? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी के बाद वो कहाँ पे जाती है? इंटरनल नेयर्स में। इंटरनल नेयर्स के बाद वो जाती है फायरिंग्स में। फायरिंग्स के बाद जाती है लायरिंग्स में। लायरिंग्स से होते हुए वो जाती है ट्रैकिया में। और ट्रैकिया हमने पढ़ा था कि जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे है उस पर स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। और जो हमारा प्राइमरी ब्रोंकस होता है स्प्लिट करने के बाद वो एंटर कर जाता है लंग्स में, और प्राइमरी ब्रोंकस वहां पे स्प्लिट कर जाता है सेकेंडरी ब्रोंकस में। सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड कर जाता है टर्शरी ब्रोंकस में, और जो हमारे पास टर्शरी ब्रोंकस हो जाता है वो डिवाइड कर देता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में। जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होती है वो कब तक प्रेजेंट होती है, कहाँ तक प्रेजेंट होती है? वो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स तक, और जो मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। जो कंडक्टिंग जोन होता है वो हमारा क्या काम करता है? वो जो इंस्पायर्ड एयर हो वो रेस्पिरेटरी जोन तक लेके जाता है, ठीक है। जो हमारी इंस्पायर्ड एयर होती है वो कंडक्टिंग जोन रेस्पिरेटरी जोन तक लेके जाता है, ठीक है। जो हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो लास्ट पार्ट है कंडक्टिंग जोन का। नोस्ट्रिल से लेके नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक हमारा क्या है? कंडक्टिंग जोन है, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद शुरू हो जाता है हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन, और जो हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हमारे पास डिवाइड कर जाते हैं एल्वियोलर डक्ट में। और इधर आप देख सकते हैं जो हमारे पास एल्वियोलर डक्ट है उनके एंड में सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक। क्या बोलते हैं? एल्वियोलर सैक, ठीक है। और हम देख रहे होंगे ये हर एक सैक के अंदर एक से ज्यादा एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। each alveolar sac contain more than one alveoli. Each alveolar sac contain more than one alveoli. Okay. और जो alveoli होती है हमारी वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में हेल्प करती है, ठीक है। ये हमारे पास इधर क्या है? एल्वियोली का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पे ये कंप्लीट क्या है? एल्वियोली का स्ट्रक्चर है। ये ग्रीन कलर के जो सेल्स दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल। इनको क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल बोलते हैं, ठीक है। जो ये सेल्स होते हैं ये डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये गैसेस के डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। और जो हमारे पास ये बीच बीच में ब्लू कलर के सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा फ्यू प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा कम, ठीक है। और जो हमारे पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल होते हैं ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई के नीचे एक कैपिलरी प्रेजेंट होती है ब्लड की, ठीक है। इस जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो तो चली जाती है एल्वियोलाई में, और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एल्वियोलाई के अंदर वो आ जाती है ब्लड कैपिलरी में। अब ये सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि भाई हाँ एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आई? जब हम एयर को इंस्पायर करते हैं तब वो एयर जो होती है कंडक्टिंग जोन से होते हुए रेस्पिरेटरी जोन में आ जाती है। अब हम इंस्पायर क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? रेस्पिरेटरी जोन में कहाँ चली जाएगी? वो एल्वियोलाई में चली जाएगी। और एल्वियोलाई के नीचे जो कैपिलरी प्रेजेंट होती है वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वो चला जाएगा एल्वियोलाई में, ठीक है। और जो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो चली जाएगी कैपिलरी में। इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की हेल्प से ये इजीली हो जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन इजीली हो जाता है। जो हमारे पास क्यूबॉइडल सेल होते हैं ये काफी ज्यादा कम प्रेजेंट होते हैं, और ये इनका काम क्या होता है? ये सरफेक्टेंट को प्रोड्यूस करते हैं। सरफेक्टेंट एक केमिकल होता है जो कि एल्वियोलाई होती है उसकी वॉल्स को कोलैप्स होने में प्रिवेंट करता है, कोलैप्स होने नहीं देता एल्वियोलाई की वॉल्स को, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल एक बैलून है हमारे पास, उसके अंदर जब एयर पम्प्ड होती है तो जो बैलून की वॉल होती है वो इंटैक्ट रहती है ना। लेकिन जब बैलून की वॉल, बैलून के अंदर से एयर को हम निकाल देते हैं तो जो बैलून की वॉल्स होती है वो आपस में चिपक जाती है, कोलैप्स कर जाती है। यही चीज हमें एल्वुलाई के साथ नहीं होने देनी, हमें एल्वुलाई को इंटैक्ट रखना है, अपनी पोजीशन पे रखना है, एल्वुलाई की वॉल को पोजीशन पे रखना है प्रॉपर्ली। तो जो सरफेक्टेंट होता है वो जो एल्वुलाई की वॉल है उसको कोलैप्स नहीं होने देता, इसलिए क्यूबॉइडल सेल सरफेक्टेंट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सरफेक्टेंट प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वुलाई इन केस ऑफ नो एयर इज प्रेजेंट इनसाइड एल्वुलाई। अगर किसी का सांस रुक जाए तो एल्वुलाई तो कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि हवा तो अंदर गई नहीं, एयर तो अंदर गई नहीं। तो यही चीज होने से जो हमारा सरफेक्टेंट होता है वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, अगर बाय चांस एयर ना भी प्रेजेंट हो एल्वुलाई में तो भी सरफेक्टेंट उसको कोलैप्स नहीं होने देगा। हमने रेस्पिरेटरी जोन के बारे में पढ़ा अभी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं जो रेस्पिरेटरी जोन है उसके अंदर एयर कैसे ट्रेवल करती है, किस सीक्वेंस में ट्रेवल करती है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर एयर आ जाती है, यहाँ से रेस्पिरेटरी जोन हमारा शुरू हो जाता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद एल्वियोलर डक्ट में आ जाती है एयर, एल्वियोलर डक्ट के बाद एल्वियोलर सैक में आ जाती है। ठीक है, अब ये बताओ रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन क्या है। ठीक है, पूरा रेस्पिरेटरी जोन हमने कर लिया, उसका फंक्शन क्या है। जो हमारा रेस्पिरेटरी जोन है ना उसके अंदर डिफ्यूजन होता है गैसेस का, एल्वियोली से ब्लड में, ब्लड से एल्वियोली में। ठीक है, एल्वियोली से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चली जाती है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली में आ जाती है। डिफ्यूजन होता है गैसेस का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं लंग्स के बारे में। जो हमारे लंग्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे लंग्स है वो एक थोरेसिक केज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोरेसिक केज में प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी होती है, अभी एक बारी हम थोरेसिक केज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा थोरेसिक केज है वो किस चीज से बना होता है, किस चीज से बना होता है हमारा थोरेसिक केज। आगे जो वेंट्रल साइड है, थोरेसिक केज की वेंट्रल साइड है वो बनी होती है रिब्स प्लस स्टर्नम से। ठीक है, ये इधर रिब्स हो गए, बीच में स्टर्नम हो गया। ठीक है, रिब्स हो गए, इधर स्टर्नम हो गया। और लेटरल साइड से किसकी बनी होती है थोरेसिक केज, बनी होती है रिब्स की। लेटरल साइड में भी वो रिब्स की बनी होती है। जो डोर्सल साइड होती है हमारी उधर भी रिब्स की बनी होती है। बीच में क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिबल कॉलम। ठीक है, साइडों में क्या होता है, रिब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पार्ट किस चीज से बना होता है हमारा थोरेसिक केज का, वो बना होता है क्लैविकल बोन से। ये देख लो, ये इधर ये क्लैविकल बोन। ठीक है, एक ये है एक ये है, दो क्लैविकल बोन से बना होता है। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, नीचे का पार्ट होता है, वो डायफ्राम कवर करता है। ठीक है, वेंट्रल साइड पे जो रिब्स है वो आके स्टर्नम को ज्वाइन करती है। और जो पीछे वर्टिबल कॉलम है, पीछे जो रिब्स किसको ज्वाइन करती है, वर्टिबल कॉलम को ज्वाइन करती है। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, कंप्लीट क्लोज स्ट्रक्चर बना लेती है। रिब्स आगे आके स्टर्नम को ज्वाइन करती है, डोर्सल साइड पे वर्टिबल कॉलम को ज्वाइन करती है। ठीक है, और एंटीरियर पार्ट किससे बना होता है, दो क्लैविकल बोन से बना होता है। ठीक है, एक ये और एक ये, दो क्लैविकल बोन से बना होता है। जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है वो डायफ्राम से बना होता है। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट किससे बना होता है, डायफ्राम से बना होता है। जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी है उसको हम थोरेसिक चैम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, थोरेसिक कैविटी जो है उसको हम थोरेसिक चैम्बर भी बोलते हैं। थोरेसिक केज के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक कंप्लीट क्लोज स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर इधर जो ये खाली स्पेस है ना, इधर क्या प्रेजेंट होते हैं, अच्छे से फिटेड होते हैं हमारे लंग्स। ठीक है, और जो थोरेसिक केज होता है वो उनको प्रिवेंट करता है रप्चर होने से। ठीक है, प्रिवेंट करता है रप्चर होने से। आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया पूरा लेक्चर तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।